गुड इवनिंग बेटा। क्या बात है, बहुत लो स्ट्रेंथ है। क्या सबको इन्फॉर्मेशन नहीं है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर उसी से क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास से बेटा। अगले वीक से सारी क्लासेस जो है उसी लिंक से ही होगी। ये वाला जो क्लास का लिंक है ये एक्सपायर कर देगा। हाँ, क्या हुआ भाई? दीक्षांत, दीक्षांत बोलो, क्या दिक्कत है? दीक्षांत बोलो बेटे। सर आवाज सही से नहीं आ रही। बाकी लोग भी बताओ भाई, सभी को दिक्कत है ऑडियो की या सिर्फ पंडित जी को ही है? ओके, जस्ट होल्ड ऑन। थोड़ी लो है वो तो यार, संडे के दिन तो वैसे ही लो हो जाती है। संडे के दिन काम करना अच्छा लगता है। हैं? कभी कभी लगता है यार, तुम लोग बोलते नहीं कि सर संडे को क्या क्लास लेती है, रहने दो आज संडे को क्लास मतलब। है? ठीक तो है बेटा, वॉइस तो ठीक लग रही है। एट माई एंड देर इज नो ट्रबल। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। चलो ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। देख लेना, अगर आपको अभी भी दिक्कत होगी तो मुझे बता देना। तो क्या क्या डिस्कशन चल रहा था लास्ट क्लास में? हम लोग प्लेन के तीन फॉर्म्स किए थे। Equation of plane with point passing through a point and whose normal vector is given, then converting, reducing the general equation into normal form, normal oblique perpendicular form किया था। फिर थ्री इंटरसेप्ट फॉर्म, x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1। ये तीनों फॉर्म पर क्वेश्चन भी कर रहे थे हम लोग, हर एक फॉर्म पे दो दो तीन तीन सम किए थे। नाउ फोर्थ केस जो है वो क्या है? अब मैं क्या करूंगा, हर केस में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन खुद लिखना है। आइडिया आपको अच्छी तरह से पता है। इन ऑर्डर टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन यू नीड अ वेक्टर involving the variable point p having position vector r in the plane। एक वेक्टर प्लेन में लाई करने वाला चाहिए जो वेरिएबल वेक्टर हो, मतलब उसमें वेरिएबल पॉइंट इन्वॉल्व हो, और नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट जीरो करना होता है और कुछ नहीं करना, हर केस में यही करना होता है। तो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इक्वेशन आपने लिखना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच passes through three points, the point A having position vector x1 y1 z1 means having coordinate x1 y1 z1, point B having coordinate x2 y2 z2 and C having coordinate x3 y3 z3। अब ये तीन पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। आपको इन तीनों पॉइंट से क्या लिखना है? इक्वेशन लिखना है प्लेन का। मतलब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आप अगर ऐसे मान लो कि तीनों पॉइंट ए बी सी है और सपोज करो हमारा प्लेन ऐसा कुछ है, ऐसा प्लेन है। अब इसमें तीन पॉइंट दिए हुए हैं, तो तीनों पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ऐसा हो सकता है। ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। एक ही बात है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है या कोऑर्डिनेट एक ही बात है। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और वो यहाँ दिया हुआ कोऑर्डिनेट दिख रहा है। मतलब मैं ए वेक्टर क्या है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k।
बी वेक्टर क्या है, x2 y कैप, y2 j कैप, z2 k कैप एंड सो ऑन। इसी तरह से सारे वेक्टर गिवन है। ठीक है, और हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना है, बिकॉज 3 पॉइंट्स प्लेन में गिवन है, और एक पॉइंट अगर हम वेरिएबल पॉइंट ले लें प्लेन में कहीं पर भी, p एनीवेयर इन द प्लेन, सो इसका पोजीशन वेक्टर r है, कोऑर्डिनेट x y z है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा r माइनस ए। और इसी तरह से 3 और वेक्टर मिल गए, एक तो वेरिएबल वेक्टर एपी, एपी इज अ वेरिएबल वेक्टर, एबी एंड एसी आर फिक्स्ड वेक्टर्स and the 3 vectors lie in the same plane. So either I simply apply the condition of coplanarity कि AP, AB और AC कोप्लेनर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्लियरली AP, AB and AC कोप्लेनर। गुड आफ्टरनून करण, बेटा टाइमिंग क्या है क्लास की? है क्लास की टाइम क्या थी, क्या टाइम अनाउंस्ड है? जितेंद्र सर क्लास की टाइम बताइए जरा तो। अच्छा, अरे तो इतना टाइम क्यों लग जाता है यार, नहीं ज्वाइन कर रहे तो तुरंत ग्रुप पे पूछ लेना था, जितेंद्र सर को फोन करके पूछ लेना था। चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्लास का आगे कंटिन्यू करो फटाफट, है नहीं? तो ये r माइनस ए हो गया, और ये ए बी बी माइनस ए हो गया, और ये वाला जो है ए सी सी माइनस ए हो गया। 3 वेक्टर प्लेन में है, तीनों कोप्लेनर है, तो इसका मतलब है कि एस टी पी इनका जीरो होगा, तो ए पी ए बी ए सी एस टी पी जीरो होगा, या इसी को बोल सकते हैं कि ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी, सॉरी ए बी क्रॉस ए सी, सॉरी ए बी क्रॉस ए सी वेरी। अब ए बी क्रॉस ए सी क्या है, तो ध्यान से देखो, तो ए बी क्रॉस ए सी नॉर्मल वेक्टर ही तो है, ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या है, ए बी क्रॉस ए सी। यस, और ये जो वेक्टर है, ये एपी वेक्टर हमेशा प्लेन में कंटेंट वेक्टर है। अब प्लेन में कंटेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच एंगल 90 होगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये भी बोल सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर के साथ इसी को आप एन एन वेक्टर भी बोल सकते हैं, एपी डॉट एन 0। तो फाइनल आंसर क्या है, आर माइनस ए एपी, ए माइनस बी या बी माइनस ए ए बी, सी माइनस ए सी का एस टी पी 0, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर इक्वेशन। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट, कार्टेशियन इक्वेशन लिखो, राइट ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखते समय आपको लिखना पड़ेगा, ये है x1 y1 z1, एंड ये है x2 y2 z2, और ये पॉइंट है x3 y3 z3। तो कंपोनेंट लिखना है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, बेसिकली है क्या, ये तो ना, ये तो कांस्टेंट्स है, तो x माइनस x1 इंटू कांस्टेंट, y माइनस y इंटू कांस्टेंट, z माइनस z1 इंटू कांस्टेंट करके आंसर आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन आएगा। बात यह है कि जब आपको ऐसे पॉइंट दिए रहेंगे, ये तो डेरिवेशन है तो हमने पूरा बता दिया, अदरवाइज ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमें स्ट्रेट अवे ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए।
इनमें से किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को एक्स से सेपरेट करके, एक्स वाई जेड से सेपरेट करके फर्स्ट रो, फिर पेयर ऑफ ए बी ए सी कोई भी दो वेक्टर बना के उनसे उनके कंपोनेंट का सेकंड एंड थर्ड रो बना करके डिटरमिनेंट जीरो करना, दैट इज इट। यहीं से चार पॉइंट की कोप्लेनारिटी की कंडीशन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, तो यही तीन पॉइंट है, and another point D which is x4 y4 z4 will be coplanar, कब बोलो, will be coplanar if, what is the condition of coplanarity of these 4 points A B C and D? ये चार पॉइंट की कोप्लेनारिटी की कंडीशन क्या होगी? तो जो ये चौथा पॉइंट है D, ये इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ABC से पास करने वाले प्लेन के इक्वेशन में D सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स वाई जेड की जगह x4 y4 z4 डाल दो तो कंडीशन आ जाएगी, क्या आएगा, x4 माइनस x1 y4 माइनस y1 z4 माइनस z1। अब जेड नहीं x1 ही हो, आप x2 भी लिख सकते हैं। मतलब चार में से दो दो के तीन पेयर बन जाएंगे ना, कोई भी तीन उठा लो और उसका डिटर्मिनेंट जीरो कर दो कंपोनेंट से, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 minus z1 and x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 इक्वल टू जीरो। तो ये कोप्लेनारिटी की कंडीशन आ गई। क्वेश्चन करते हैं इस पर, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये तो सिचुएशन हो गई जी। कोप्लेनारिटी से एसटीपी जीरो करके लिखो, चाहे ए बी क्रॉस एसी से नॉर्मल वेक्टर निकाल के डॉट जीरो करो, यू विल गेट द सेम कंडीशन, आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी क्यू आर, या ट्राइंगल पी क्यू आर के प्लेन का इक्वेशन लिखो। क्या लिखोगे भाई? तो पी क्यू आर है और एक और पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड, तो आप सीधे सीधे अगर लिखना चाहो तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखना, तो कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन विल बी एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड प्लस वन एंड पी क्यू पी आर 3 minus 2 1 4 minus 2 2 2 minus minus 1 is 3 and rp 7 minus 2 is 6, no 5 5 0 minus 2 is minus 2 and 6 minus minus 1 is 7। इसको आप एग्जैक्टली 5 है तो इसको अब इसको सॉल्व कर लो, इवेलुएट करो, तेरा आंसर बताओ क्या है, इक्वल टू जीरो। तो आपको मिलेगा 7 2 14 14 प्लस 6 20 टाइम्स x माइनस टू, y माइनस टू के साथ कह रहा 7 माइनस 15 इज माइनस 8 प्लस 8 टाइम्स y माइनस टू, z प्लस 1 के साथ आएगा माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 टाइम्स z प्लस 1 इक्वल टू जीरो। So you will see that 4 is a common factor, 4 से डिवाइड कर दो, 5x माइनस 10 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 4 से डिवाइड किया तो 3z माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो नेट इक्वेशन इज 5x प्लस 2y माइनस 3z, है ना, 5x प्लस 2y माइनस 3z एंड माइनस 10 माइनस 4 माइनस 3 कितना हो गया बेटा, इक्वल टू 17 या माइनस 17 इक्वल टू जीरो। सो दिस इज फाइनली द इक्वेशन ऑफ द डिजायर्ड प्लेन। ठीक है जी। और अगर आपको वेक्टर इक्वेशन लिखना हो इसी का वेक्टर इक्वेशन लिखना हो तो कैसे करेंगे? तो ये पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है 2 2 1, ये पॉइंट दिया हुआ है 3 4 2,
एक पॉइंट और दिया हुआ है 706, और ये पॉइंट r ले लेंगे पोजीशन वेक्टर, तो r माइनस दिस और इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लेना। ये वेक्टर निकाल लेना, तो i कैप और 2j कैप और k कैप, ऐसे ये वाला वेक्टर निकाल लेना। 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के ये, और फिर r माइनस से डॉट एन इक्वल टू डी करके r डॉट एन इक्वल टू डी के फॉर्म में लिख देना वेक्टर इक्वेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What I prove that the 4.11012 minus 2 minus 2 minus 1 minus half 0 0 are coplanar, and also find the equation of plane. So basically, here in such case, it is advised to find out the equation of plane and then satisfy the third condition, third coordinate into it, and show that the fourth point also lies in the same plane. तो कोई भी 3 पॉइंट को लेकर के प्लेन का इक्वेशन लिख दो और चौथे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उसमें सेटिस्फाई कर दो, जॉब इज डन। कंप्लीट करो फटाफट जल्दी से। कोई भी 3 पॉइंट से लिख दो, तो इससे हम प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन is x minus 1 y minus 1 z एंड a, मान लो ये a है, ये b है, ये c है। ए बी का कंपोनेंट क्या आएगा? तो 0 1 एंड 1, एंड ए सी का कंपोनेंट क्या आएगा? ए सी का ए सी बी सी कुछ भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है कि ए सी लेना, आप बी सी या सी बी भी ले सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू। तो अगर आप ए सी लेते हो तो -2 -1 -3 and -2 -1 -3 and -1 -0 -1, तो आप इक्वल टू 0 करो या माइनस कॉमन लेके हटा दो, 3 3 1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या अगर आप बी सी मतलब ए सी के बजाय सी ए लिख देते है ना, सी ए, तो सी ए मतलब ए माइनस सी करके जाता, तो 1 + 2 3 1 + 2 3 0 + 1 1, और फिर आंसर आ जाएगा क्या? इक्वेशन क्या आ रहा है? 1 - 3 -2 टाइम्स x -1 और -3, तो +3 टाइम्स y -1 -3z इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके इक्वेशन क्या आया? -2x 2x -3y + 3z 2x -3y + 3z, और यहाँ पर आया +2 - 3 इक्वल टू 1, एंड दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस, सेटिस्फाई कर रहे हैं। x के जगह पर -½ पुट करो और y को 0 z को 0, एक मिनट चेक कर लो बेटा। -3 + 2 तो -1 था ना, y -1 के साथ क्या आया था? -1 -3, तो माइनस माइनस +3 टाइम्स y -1 तो ठीक है, -2x + 2 -3 तो -1 है। अच्छा हाँ, -1 ही आएगा क्योंकि नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई, तो x को हाफ पुट कर 2 × -½ आ गया और +3 × 0 आ गया और +3 × 0 आ गया इज इक्वल टू -1, and therefore the ABCD are collinear. D lies on plane passing through ABC, so they are coplanar. अगले पार्ट पे चलते हैं। फिर से एक कंडीशन दे रहा हूं, प्लेन का इक्वेशन आपने लिखना है। रेडी? कंडीशन क्या है जी? राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ए, कैपिटल ए पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, एंड कैपिटल बी पोजीशन वेक्टर स्मॉल b कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, and perpendicular to the plane lx plus my plus nz equal to p.
मतलब सिचुएशन कुछ ऐसे है, एक प्लेन का इक्वेशन आपने लिखना है और उस प्लेन के नॉर्मल एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है जो उस प्लेन के नॉर्मल, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है ऐसे, ये प्लेन इस गिवन प्लेन के नॉर्मल है और ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है क्या, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और इसके परपेंडिकुलर हमारा ये प्लेन है डिजायर्ड प्लेन जो हमें लिखना है, p इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन क्या है ये हमें चाहिए, मतलब ये वाला प्लेन का इक्वेशन हमें चाहिए, और ये प्लेन का इक्वेशन चाहिए आपको और वो दिया हुआ है। अब क्या करें, इस प्लेन में दो पॉइंट भी गिवन है, एक पॉइंट ए गिवन है और एक पॉइंट बी गिवन है। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए गिवन है, कोऑर्डिनेट मालूम है, बी का पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट मालूम है। क्या करें भाई, तो दो पॉइंट अगर प्लेन में गिवन है तो प्लेन में एक वेक्टर गिवन है, एक फिक्स्ड वेक्टर प्लेन में है। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें प्लेन में दो वेक्टर चाहिए होते हैं, दो फिक्स वेक्टर जिनके क्रॉस प्रोडक्ट से प्लेन की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। तो एक और वेक्टर चाहिए प्लेन में और एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो प्लेन में एक वेरिएबल वेक्टर तो आपको पता ही है, इस वेरिएबल वेक्टर एपी का क्या लेना, डॉट लेना है, किससे, नॉर्मल वेक्टर से, इन ऑर्डर टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो वो दूसरा वाला वेक्टर जो चाहिए प्लेन में, प्लेन में अगर एक और वेक्टर मिल गया तो हम चाहे हम दो वेक्टर से नॉर्मल वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट 0 करके भी आंसर आ जाएगा, या तीन वेक्टर की कोप्लेनारिटी से भी आ जाएगा। व्हाट इज द थर्ड वेक्टर इन द प्लेन, one vector is ab, one which is fixed vector, one vector is ap which is variable vector. So one variable and two fixed vectors shall be there in the plane in order to write the equation of plane if the normal vector is not given. So what shall be done, तो जो परपेंडिकुलर प्लेन है, हाँ ठीक बोल रहे हो करण, ठीक बोल रहे हो, ये जो प्लेन है बेटा, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है क्या है, u, ये है एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। तो अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो जो P2 प्लेन का, इस प्लेन का जो नॉर्मल है ये इस प्लेन के पैरेलल है, तो ये वेक्टर u इज पैरेलल टू द प्लेन, तो u वेक्टर भी प्लेन का एक वेक्टर माना जा सकता है फ्री वेक्टर ट्रीट करते हुए। तो आपके पास में क्या है, देयरफॉर AB and u and AP are coplanar, and therefore AP dot AB cross U 0, या AB क्रॉस U जो होगा ना वो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, AB क्रॉस U, और उसका AP से डॉट क्या हो जाएगा, 0। तो आ जाएगा AP STP AB and U 0. This implies R minus A, B minus A and U STP vanishes. ये है वेक्टर इक्वेशन। एंड कार्टेशियन इक्वेशन के लिए डिटर्मिनेंट R माइनस ए x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, AB x2 माइनस x1 and y2 minus y1 and z2 minus z1 and u l m n equal to 0.
सो हियर इज द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन बोथ। ये तुम्हारा हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो कार्टेशियन इक्वेशन भी आ गया और वेक्टर इक्वेशन भी आ गया। क्लियर है जी? कोई डाउट तो नहीं किसी को? हेलो, एनी डाउट बेटा? क्लियर है? ओके जी। राइट आंसर करो, इसका आंसर लिखो। Equation of plane through the point 2, 2, 1, 9, 3, 6 and 2 perpendicular to the plane 2, 6, 2x plus 6y plus 6z equal to 9. स्ट्रेट वे लिख दो। जब भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखोगे आप तो हमेशा बोर्ड का आंसर लिखोगे और देख लो, अगर बिल्कुल शॉर्ट आंसर में तब तो स्ट्रेट आंसर लिख सकते हो, नहीं तो इसका ये इतना काम जरूर करेंगे। ए पॉइंट, बी पॉइंट और पी पॉइंट ऐसे लेकर के ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। और नॉर्मल वेक्टर यहाँ दिखाएंगे ए बी क्रॉस यू, और यू वेक्टर क्या है वो लिखेंगे ये ऐसा ऐसा, ये वाला भी डायग्राम बना देंगे ऐसा। यू वेक्टर यहाँ दिखा देंगे एल एम एन 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। फिर आप लिखेंगे वो एस टी पी दिखा करके क्या आएगा, x माइनस 2 x minus 2, y minus 2, z minus 1 and ab 9 minus 2 7, 3 minus 2 1, 6 minus 1 5 और u 2 6 6 0। सिंप्लीफाई कर लो तो आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर के 1 3 3 कर दो, इसको 1 3 3। अब इसको ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो तो 3 माइनस 15 माइनस 12 टाइम्स x माइनस 2, 21 माइनस 5, 21 में से 5 किया कितना है 16, तो माइनस 16 टाइम्स y माइनस 2 एंड फाइनली z माइनस 1 के साथ 21 माइनस 1 इज 20 प्लस 20 z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब माइनस 4 से डिवाइड कर दो तो 3 टाइम्स x माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स y माइनस 2 माइनस 5 टाइम्स z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ट्रिपल एक्स प्लस 4y माइनस 5z माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 प्लस 5 माइनस 9 इक्वल टू 9, ऐसा आ गया। चेक कर लो बेटा, यही आंसर आ रहा है। ग्रेट। तो अब प्लेन का इक्वेशन में ऐसे ही है, ऐसा ही है, मतलब इंफॉर्मेशन कहानी कुछ भी हो सकती है, बट जो क्रक्स है वो क्या है, एस टी पी 0 या डॉट प्रोडक्ट 0, दैट इज इट। अब ये आंसर आप लिखो चलो। प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू लाइंस। Equation of plane that passes through a point A, x1, y1, z1 and parallel to two given lines x minus x1, but the two given lines whose direction ratios are alpha 1, beta 1, gamma 1, alpha 2, beta 2, gamma 2 respectively. खुद ही लिख दो। तो अगर दो लाइंस के पैरेलल हैं तो दोनों लाइन के जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो प्लेन के ही वेक्टर हो जाएंगे। प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर हो गए और x1 y1 z1 से पास कर रहा है तो r माइनस ए तीसरा वेक्टर हो गया तीनों का, एस टी पी 0। तो अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर को a बोलता हूँ तो ऐसा आ जाएगा, और इस वाले को u बोलता हूँ और इस वाले को v वेक्टर बोलता हूँ तो आ जाएगा। और p पॉइंट x y z जो है उसके पोजीशन वेक्टर को r बोलता हूँ
तो आ जाएगा r माइनस a वेक्टर एंड u वेक्टर एंड v वेक्टर का एसटीपी 0, मतलब x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 एंड u मतलब अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1, अल्फा 2, बीटा 2, गामा 2, 0 वैनिश। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। मतलब वही है कि u v के बजाय अगर डायग्राम में जो मैंने शो किया उससे जाओ तो इसको आप b वेक्टर मान लो, इसको d वेक्टर मान लो, तो ये b एंड d देखो, ये b है ये d है, तो इससे b क्रॉस d नॉर्मल वेक्टर आ गया, और p पॉइंट है r वेक्टर, a है a वेक्टर, तो a r माइनस a वेक्टर ये आ गया। r माइनस a जो है प्लेन का वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है डॉट 0, तो r माइनस a डॉट b क्रॉस d वैनिशेस, तो उसी को एस टी पी बोलते हैं। तो अगेन इट्स वेरी सिंपल वन, इक्वेशन फाइनली ये आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 माइनस 1 1 पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। जल्दी आंसर करो। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 1 1 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। अच्छा, फंक्शन में आप लोग का क्या स्टेटस है बेटा? फंक्शन का 11th का पूरा पोर्शन सबका रिवाइज हो गया? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, मॉड्यूलस फंक्शन, जिंट फंक्शन, ठीक है, मतलब 11th वाला पोर्शन पूरा एवरीथिंग इज रिवाइज्ड। सो अगर हमें फंक्शन स्टार्ट करना तब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस बता दे रहा हूँ कि क्या हम करेंगे। ठीक है, फंक्शन में हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला लेक्चर होगा रिलेशंस का, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन और उसके इक्विवेलेंस रिलेशन और उसके एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फंक्शन में स्ट्रेट अवे फंक्शन का वो 11th वाला पोर्शन कुछ भी नहीं टेकअप करेंगे, स्ट्रेट में हम लोग डोमेन एंड रेंज पर जाएंगे। मतलब कुछ स्पेसिफिक फंक्शन पे थोड़ा हो सकता है एक क्लास में कुछ क्वेश्चन लॉग के करा लूँ, है ना, कुछ मॉड के और जिंट के क्वेश्चन करा लूँ, मॉड और जिंट को रिवाइज करा दूँ, और उसके बाद स्ट्रेट में हम लोग डोमेन एंड रेंज फाइंड करना, उस पर काफी सम्स करेंगे। फिर कंपोजिशन, इनवर्स एंड कंपोजिशन एंड इनवर्स, मतलब सर्जेक्टिविटी एंड इंजेक्टिविटी टेस्टिंग, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे। और फिर हम लोग आईटीएफ पे आ जाएंगे, पीरियोडिक फंक्शन, इवन ऑर्डर फंक्शन करते हुए। तो बेसिक बातें नहीं करेंगे, 11th वाला कोई पोर्शन को मैं टच नहीं करूंगा, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि उतना एंटिसिपेटेड है कि आपको आता है। वैसे तो डोमेन रेंज भी नहीं टच करना चाहिए, बट वो थोड़ा टेस्ट करेंगे कि आप कहाँ तक कंफर्टेबल, उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, तो ये वाला सीधे ही हो गया कि दो वेक्टर आ गए प्लेन में, है ना, x माइनस 2 आई कैप, वाई प्लस 1 जे कैप, जेड माइनस 1 के कैप। एक वेक्टर तो ये आ गया एपी वेक्टर, अगर ये पॉइंट को ए मान लो और एक्स वाई जेड को पी मान लो। और एक वेक्टर बी वेक्टर तुम्हारा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और एक डी वेक्टर भी प्लेन में आ गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो एपी वेक्टर और बी वेक्टर और डी वेक्टर का एसटीपी 0 करना है। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस 2, वाई प्लस 1, जेड माइनस 1, 1 2 2 1 माइनस 1 3 0, एंड देयरफॉर सिंप्लीफाई कर दो, 6 प्लस 2 8 टाइम्स x माइनस 2
3 minus 2 1 minus y plus 1 minus 1 minus 2 minus 3 times z minus 1 equal to 0, and then you will get the answer 8x. Very good. 8x minus y minus 3z minus 16 minus 17 plus 3 minus 14 equal to 14. This is the answer. बेटा एक बार चेक कर लो, सबका ही आंसर आ रहा है? ठीक है ना? ओके, तो एनफ है। अब आप किसी भी तरह से प्लेन का इंफॉर्मेशन दिया जाए, यू मस्ट बी एबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बोल रहे इफ अ प्लेन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट OA is equal to A, OB, B, OC, C from the coordinate axis, then find the area of the triangle ABC, and hence find the surface area of the tetrahedron formed by the plane and the coordinate axes, coordinate planes. सिचुएशन क्लियर है? ये गिवन है। अब ये जो टेट्राहेड्रन बन रहा है OABC, इस टेट्राहेड्रन का पहले तो ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ए ट्रायंगल ABC का एरिया वेक्टर कैसे आएगा? तो हाफ AB क्रॉस AC से आ जाएगा। AB वेक्टर क्या आएगा और AC वेक्टर क्या आएगा? AB वेक्टर क्या आएगा? AB वेक्टर BJ कैप माइनस AI कैप, और AC वेक्टर क्या आएगा? CK कैप माइनस AI वेक्टर। एरिया हो जाएगा तुम्हारा 1/2 AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड, that is equal to half times mod of I cap, J cap, K cap, AB minus AB0 AC minus A0C, इसका मॉड। ये अगर आप कैलकुलेट करो तो टर्न आउट भी 1/2 एक एरिया वेक्टर आएगा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर आएगा BC आई के, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, BC आई के प्लस AC J कैप प्लस AB K कैप। थोड़ा और ध्यान से देखो तो इट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ये एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल लिख रहा हूं मैं,
ए, ए डेल्टा ट्रायंगल एबीसी। तो ये आ रहा है तुम्हारा हाफ बी सी आई कैप प्लस हाफ ए सी जे कैप प्लस हाफ ए बी के कैप। अब यहाँ देखो दो चीजें हैं। ये जो पहला टर्म है जिसको हम बोलते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो ए डेल्टा वेक्टर है, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इट इज समेशन ऑफ ए ए जेड इसका जो एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या रिप्रेजेंट कर, एक्चुअली ये है बेसिकली, आप ऐसे लिखना चाहो तो इसको लिखो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, तीन कंपोनेंट है ना इसके ए डेल्टा के। तो ए एक्स वेक्टर क्या है, तो ये जो देख रहे हो ये इस ट्रायंगल का ओसीबी ट्रायंगल का एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन होगा अलोंग एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, मतलब पैरेलल टू एक्स प्लेन, इसी को ए एक्स बोल रहे हैं। इसी तरह से जो ये वाला है ना, ये प्लेन, ये बॉटम देखो, बॉटम प्लेन, इसका एरिया वेक्टर हो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन का मतलब ये ए जेड है, ए जेड जेड कंपोनेंट है। और जो ये वाला है तीसरा वाला प्लेन है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है ये। तो एक्चुअली जो इस पूरे प्लेन का जो एरिया वेक्टर है ना, ए वेक्टर जो है, ये एरिया वेक्टर ए डेल्टा जिसको बोल रहे हैं, इसके तीन कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट तुम्हारा y के अलोंग है, एक कंपोनेंट z के अलोंग है, और एक कंपोनेंट x के अलोंग है। और इन्हीं तीनों का सम है, ये यहां से दिख रहा है देखो, ये x कंपोनेंट का सम, x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट। और मतलब ये जो ट्रायंगल की एरिया है, इसके जो तीन कंपोनेंट है वो रिस्पेक्टिवली रिमेनिंग तीन फेसेस की एरिया को रिप्रेजेंट कर एनीवे anyway, तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, एरिया ऑफ स्केलर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आया बोलो। तो यहाँ अंडर रूट ऑफ 1/2 टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आया कि नहीं है, जल्दी बोलो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या आया, ट्रायंगल ओ ए सी क्या आएगा, ट्रायंगल ओ बी सी क्या आएगा, जल्दी बोलो। ओ ए बी, ये ग्रीन कलर से जो शेड किया हुआ है, इसका एरिया क्या है, हाफ ए बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल सारे, हाफ ए बी, ये आएगा हाफ ओ ए सी, हाफ ए सी, और ओ बी सी हाफ बी सी। यस। तो अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द टेट्राहेड्रन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन क्या हुआ, it is equal to 1/2 times AB plus BC plus CA plus square root of A square B square plus B square C square plus C square A square. This is the area, surface area, complete curved surface area of the tetrahedron. ठीक है जी। So let's go to the next question. अब वहां पर हाँ ये बात जरूर है कि ए बी बी सी सी के बजाय मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी प्लस मॉड सी लिखना चाहिए। रीजन बिंग एरिया है तो ए और बी तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए मॉड लिखना जरूरी है। हाँ जी।
कैरी ऑन। 2 क्वेश्चन है, 5 मिनट टाइम है, फटाफट जल्दी सॉल्व करिए, क्विक। ठीक है। Equation of plane passing through 2 point parallel to the line this। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि प्लेन के पैरेलल एक लाइन दी हुई है और प्लेन में 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो मान लो प्लेन में 2 पॉइंट दिए हुए हैं ऐसे, ए एंड बी, और प्लेन के पैरेलल एक लाइन दी हुई है ऐसे, रनिंग पैरेलल टू द प्लेन। तो क्या हुआ भाई? अगर ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0 -1, और ये पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2 2, और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, मतलब इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है आई कैप -2j कैप +3k कैप, ये यू वेक्टर दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली ए बी और यू वेक्टर ऐसा होगा, ऐसा इसी प्लेन में मान लो, तो ये यू वेक्टर हो गया। तो ए बी क्रॉस यू क्या हो गया? नॉर्मल वेक्टर हो गया, ए बी क्रॉस यू। और इसका प्लेन में कंटेंट किसी भी वेरिएबल वेक्टर ए पी या बी पी से डॉट क्या होगा? 0। तो ए पी डॉट ए बी क्रॉस यू vanishes, and therefore r minus a and b minus a and u वेक्टर का STP 0 होगा। कार्टेशियन फॉर्म में आ जाओ। r माइनस ए मतलब x -1 y -0 z +1, एंड ए बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए बी 3 -1 2 2 -0 2 2 +1 3, and u1 -2 3, determinant 0, and therefore the answer. It is the answer for question number 2. Any doubt? You please ask if you have. जैसे 2 3 जा 6 + 6 12 x -1, 2 3 जा 6 -3 3 -3y, and -4 -2 -6 z +1 = 0। तो 3 से डिवाइड कर दो तो 4x -4 -y -2z -2 तो फाइनल आंसर आएगा 4x -y -2z = 6। This is the equation of desired plane. Check it out. If you have any discrepancy, if you have any mismatch, please let me know. यही आंसर है सबका? Third question. Two lines having direction ratio this and that are parallel to the plane passing through 1 1 1. This plane cuts coordinate axis OABC. Find the volume of tetrahedron OABC. इसका मतलब ये एक बात तो क्लियर दिख रहा है कि अगर ये प्लेन है और 2 लाइन प्लेन के पैरेलल हैं, तो वो दोनों लाइन, मान लो एक लाइन ऐसे है प्लेन के पैरेलल, एक ऐसे है, तो इन दोनों लाइन का जो बी और डी वेक्टर है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है बी क्रॉस डी, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। और फिर इन्होंने बोला कि प्लेन 1 1 1 से पास कर रहा है, 1 1 1 से पास कर रहा है, और प्लेन के अंदर कोई एक पी पॉइंट ले लो एक्स वाई जेड, तो बात खत्म हो गई। ए पी का इस वेक्टर से डॉट 0, तो ए पी एंड बी एंड डी का STP 0 करना है आपको। ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? x -1 y -1 z -1 and 1 0 -1 and 1 -1 0, ये 0 कर दिया, तो ये प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। आगे इक्वेशन प्लेन क्या आया? इक्वेशन ऑफ प्लेन जल्दी कंप्लीट करके बताओ। इसको सॉल्व करके प्लेन का इक्वेशन क्या आया?
1 माइनस एक्स माइनस प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 माइनस जेड इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 आ गया। अब इन्होंने बोला कि फिर इस ये आपका ऐसा हो गया ना, ऐसा मतलब ये प्लेन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट 1 1 1 3 3 3 यूनिट का कट कर रहा है। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रन बनेगा ये। और इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होगा, तो जो इन तीनों से ओ ए बी सी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, ये 3 यूनिट है, ये भी 3, ये 3, तो जो क्यूब का वॉल्यूम बनेगा उसी क्यूब के वॉल्यूम का क्या होगा, 1/6 होगा। बिल्कुल सही बात है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो होगा इट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, जो कि यहाँ पर क्यूब होगा। 3 × 3 × 3, it is 27/6, that is 9/2 cubic unit। बता दो भाई, सबका यही आंसर आएगा कि किसी को कोई डाउट है या अपना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें? हम्म। ये जो क्यूब होगा ना, इस क्यूब का 1/6 होगा टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम। और क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 3/3/3 है। दैट्स इट। क्लियर है जी? चलो भाई, ये 2 क्वेश्चन करो और प्लेन के इक्वेशंस पर बात खत्म करते हैं, आगे कुछ बातें करते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट परपेंडिकुलर टू द गिवन 2 प्लेन्स। तो एक प्लेन है जो 2 गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब आप ऐसे मान सकते हो, ऐसा 2 प्लेन्स हैं,
समझ रहे हो कौन से दो प्लेन की बात हो रही है? एक तो प्लेन ये वाला है, ये जैसे आप एक बुक के दो पेजेस खोल दो, ऐसे एक पेज ये है और एक इधर खुला हुआ है, ऐसे ऐसे। अब एक प्लेन है ये P1, पाई 1 मान लो, और एक प्लेन है ये पाई 2। पाई 1 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर, तो प्लेन के इस प्लेन पाई पाई इक्वल टू 0, पाई के परपेंडिकुलर है, जिसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा प्लेन पाई के पैरेलल होगा, और दूसरे वाले का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी प्लेन पाई के पैरेलल होगा, ऐसे। ये दो नॉर्मल वेक्टर आ गए, मान लो ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है, तो u क्रॉस v जो होगा, है ना, मतलब ऐसा ऐसे मान लो कि ये u वेक्टर, ये वाला वेक्टर को ऐसे ले लो, ऐसे, तो u क्रॉस v वेक्टर जो होगा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, u क्रॉस v, ऐसे, क्योंकि u v विल लाई इन द प्लेन। तो u v, और प्लेन पास कर रहा है -1 3 2 से, -1 3 2 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, और एक वेरिएबल पॉइंट तो आप कोई भी ले ही लेंगे, p पॉइंट, r वेक्टर x y z। अब प्लेन का इक्वेशन लिखो, AP डॉट u क्रॉस v 0, तो एस टी पी ए पी यू एंड v का एस टी पी 0 होगा। AP क्या है जी? x+1 y-3 z-2, एंड u एक पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, v दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज यहां से दिख ही रही हैं, 1 2 3 एंड 3 3 1। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में नहीं, बस इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से, कभी दो प्लेन के परपेंडिकुलर देंगे, कभी दो लाइन के दो पैरेलल लाइन दे देंगे, कभी एक लाइन और एक दो पॉइंट दे देंगे। तो आपकी मर्जी है कि वो आप क्या दे रहे हैं, आपको कैसे सोचना है। ठीक है, यहाँ देखो तो 2 - 9, तो -7 टाइम्स x+1, 1 - 9, तो +8 टाइम्स y-3, 3 - 6 -3 टाइम्स z-2। अब आप समझ सकते हो कि अगर डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो 3D कर सकते हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वेक्टर और डिटर्मिनेंट के बिना 3D को करना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए पहले हम लोग मेट से डिटर्मिनेंट करते हैं, फिर वेक्टर करते हैं, फिर 3D करते हैं। अब यहां से आंसर आ गया, क्या आया इक्वेशन? 7x -8y प्लस 3z इक्वल टू व्हाट? -7 -8 -15 +6, -7 -8 15, -15 +6 इज -9, -9 उधर जाएगा तो 9 तो माइनस है, हाँ 20, अच्छा 24 था, ओहो, 24 +7 31, 31 6 25, 25 उधर जाएगा तो +20 -25, यही आ रहा है। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा हो जाएगा, चलें। एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है, बोल रहे हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 1 2 3 पैरेलल टू दीज टू प्लेन्स। If line has direction ratios given by vector b which is li cap
plus mj cap plus nk cap. As line is perpendicular, line is parallel to this, तो b vector is perpendicular to I cap minus j cap plus 2k cap, and b vector is also perpendicular to 3 I cap plus j cap plus 2k cap. समझ रहे हैं आप? ऐसे समझ लो, आपकी एक प्लेन ऐसा है मान लो, और एक प्लेन ऐसा है, और जो लाइन है वो दोनों के पैरेलल है। तो अगर मैं पहले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है और जो दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर जो है, कोई लाइन अगर पैरेलल है तो नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमारी हमारी जो लाइन है, जिस लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो इन दोनों वेक्टर बी और डी के, ये वाला बी है, मतलब ये यू है और ये वाला वी है, तो यू और वी दोनों के परपेंडिकुलर होगी लाइन। तो u क्रॉस v डायरेक्शन रेशियो होगा, u क्रॉस v विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो dr ऑफ लाइन इज u क्रॉस v, and therefore it is I cap, j cap, k cap, 1 minus 1 2 and 3 1 2। यहां से डायरेक्शन रेशियो क्या आया बताओ? What is the direction ratio of the line obtained by this relation? -2 -2 -4, 2 -6 -4 plus 4, 1 plus 3 4, -1 1 1। ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? ये 1 यहां से पास करिए, 1 2 3 से, तो x -1 अपॉन -1 is equal to y -2 upon 1 is equal to z -3 upon 1। This is the desired equation of line। Check it out। ठीक है जी। तो अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि एल एम एन डायरेक्शन रेशियो लाइन का मान लिया, तो फिर एल एम एन का डॉट ले लो, आई माइनस जे 2k और 3i प्लस जे प्लस के साथ, तो और प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो एल एम एन की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू आ गई मतलब डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस मान लो एल एम एन, तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया, तो आ गया इक्वेशन, पॉइंट दिया हुआ, डीसी दिया हुआ, आंसर आ जाएगा। तो वो भी तरीका है, बट मैं जो बता रहा हूँ वो शॉर्टेस्ट पे है। डोंट गेट इनटू दैट अलजेब्राइक डिटेल की एक डॉट जीरो किया फिर डॉट जीरो फिर इक्वेशन सॉल्व किया। यूजुअली आपके जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो कई बार उस तरह से कराते हैं, तो वैसे करना नहीं चाहिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है जी, चले आगे। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा भाई, बड़े चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ जी, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन किसी भी तरीके से दिया जाए तो आप प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं। इतना कंफर्ट आ गया आपके अंदर में कि नहीं, ये बताओ। अब ये क्वेश्चन है प्लेन का, इसको नोट कर लो, अपने आप कर लेंगे। दिया हुआ if from a point P A B C perpendicular PA PB are drawn, या भी करके बता दो क्या कर लेंगे। From a point P A B C perpendicular PA PB are drawn to YZ and ZX plane, then prove that the equation of the plane OAB is given as BCX plus CAY minus ABZ equal to 0। Quick।
एक पॉइंट है P, ABC उसका कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट P से YZ और ZX प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो P से अगर आप सॉरी P से अगर आप YZ प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, YZ पर ऐसे, और यहाँ से ZX प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, मतलब ZX का परपेंडिकुलर मतलब Y के पैरेलल, तो ऐसे फूट ऑफ परपेंडिकुलर, सपोज फूट ऑफ परपेंडिकुलर आर रिस्पेक्टिवली YZ प्लेन में A है, तो ये PA इज परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, और ये B है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ B, पहले जल्दी बोलो। तो जब आप किसी पॉइंट से किसी, जैसे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जाएंगे, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, केवल जेड चेंज होगा। ऐसे जब वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड कोऑर्डिनेट वही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो होता है, तो आ जाएगा 0 BC। ये पॉइंट ए हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? तो y जीरो हो जाएगा, यहाँ y के y रिड्यूस होके y जीरो हो गया, x कोऑर्डिनेट वही रहेगा, a 0 c हो जाएगा, x और z वही रहेगा, और एक ओरिजिन o। तो आप बोल रहे हो ओ ए बी प्लेन का इक्वेशन लिखो, ओ ए बी प्लेन, प्लेन ओ ए बी कौन सा है? ये ओ पॉइंट है, बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, ये प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो आई डोंट थिंक देर इज एनी ट्रबल, बिकॉज 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन तो आपको लिखना आता ही है बेटा। इक्वेशन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट नहीं लिख सकते आप, ये प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो बड़ा आसान है लिखना। इस प्लेन में कोई एक पॉइंट पी ले लो, एक्स वाई जेड आर वेक्टर, और फिर आप देख लो कि ये ओ आर वेक्टर और ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर, ये तीनों वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे? कोप्लेनर रहेंगे। तो ओ पी, ओ ए एंड ओ बी आर कोप्लेनर। तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड, ओ पी का कंपोनेंट हुआ, ओ ए का कंपोनेंट है तुम्हारा A0 0 BC, और ये A0 C इक्वल टू 0, तो BC टाइम्स एक्स प्लस AC टाइम्स वाई प्लस AB माइनस AB जेड। या देखो एक लाइन है। तो दिस इज हाउ यू कैरी आउट दिस प्रॉब्लम। कौन से प्लेन का इक्वेशन लिखा हमने? हमने ये वाले प्लेन का इक्वेशन लिखा, ट्रायंगुलर प्लेन इन स्पेस। अब जब प्लेन का इक्वेशन हमें लिखना आ गया, तो अब आती है बात कि दो प्लेन गिवन हो, उनके बीच एंगल क्या है, एक प्लेन और एक लाइन के बीच एंगल क्या है, फिर दो पैरेलल प्लेन है तो उनके बीच डिस्टेंस क्या है, किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और ऑब्लिक डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यही 4 पॉइंट हैं स्पेसिफिकली जो आपको समझने हैं, जिसको जो आना चाहिए आपको। तो पहला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। तो किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है। ध्यान से देखो कि मान लो एक प्लेन ऐसा दिया हुआ है, राइट, और इसी प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन दिया हुआ है, कुछ ऐसे मान लो।
These are the two planes which are just laid parallel to each other, ऐसे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो just keeping it a bit more simple, ऐसे रखते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए। एक प्लेन ऊपर है और एक प्लेन जो नीचे है ना, उसका तो पूरा आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो ऊपर से अगर टॉप व्यू देख रहे हो आप, तो जितना पोर्शन टॉप प्लेन के नीचे लाई कर रहा है लोअर प्लेन का, वो तो डॉटेड होगा, क्योंकि वो आपको दिखेगा नहीं एक्चुअली। तो मैंने इसलिए उसको डॉटेड बना के हटा दिया ऐसा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व टू प्लेन्स, राइट? one is pi1, other is pi2. Suppose this is pi1 equal to 0 and another is pi2 equal to 0. Pi2 is expression of the plane. अब हमें चाहिए कि इस प्लेन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है, मान लो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जीरो, या r डॉट n इज इक्वल टू डी नॉट। तो भाई अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, तो जो फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा, अगर उसी नॉर्मल वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया जाए तो दूसरे प्लेन पर भी तो नॉर्मल ही होगा। डोंट यू सी सो? द नॉर्मल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विल बी नॉर्मल टू सेकेंड वेक्टर एज वेल, सेकेंड प्लेन एज वेल। ये दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, तो बेसिकली एक ही नॉर्मल वेक्टर दोनों पे होगा। तो ये जो दूसरा प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना है, तो नॉर्मल वेक्टर तो सेम होगा। तो लिख दो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन r डॉट n इक्वल टू डी नॉट और ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहाँ डी माइनस डी नॉट है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, राइट? तो इस प्लेन, दोनों ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है, वो क्या होगा बेटा? तो बिकॉज नॉर्मल वेक्टर दोनों का सेम होगा, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल तो वही रहेगा, इज गिवन बाय, ऐसे लिखेंगे, इज गिवन बाय r डॉट n, नॉर्मल वेक्टर सेम, डी नॉट के जगह पर पैरामीटर लैम्डा डाल दो, क्योंकि किसी प्लेन के पैरेलल एक नहीं, दो नहीं, इन्फिनिट प्लेन हो सकते हैं, है ना? ऐसा भी तो एक प्लेन हो सकता है जो इसके भी पैरेलल ऐसा हो, ऐसे नीचे भी हो सकता है ऐसे। r डॉट n इक्वल टू लैम्डा, और इसी को लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्डा 0। मतलब जैसे लाइन का लिखते थे, जब मैं आपको याद करो, रिकॉल करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन कैसे लिखते थे? लाइन पैरेलल टू दिस क्या होता था? तो कीप द लीनियर पार्ट एज इट इज, ax प्लस बी वाई, और रिप्लेस द कांस्टेंट टर्म बाय लैम्डा, एंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशनल कंडीशन गिवन। यहां भी वही कर रहे हैं, यहां भी वही कर रहे हैं, keep the variable part of the plane as it is and replace the constant term by lambda in order to write the equation of plane which is parallel to a given plane। ठीक है जी, तो आप इसको लिख दो, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन। अब यहाँ फैमिली ऑफ प्लेन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि किसी प्लेन के पैरेलल इनफिनिट मेनी प्लेन्स हो सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन parallel to a plane ax plus by plus cz plus d0 or r dot n equal to minus d is given by ax plus by plus cz plus lambda 0 या r dot n equal to minus lambda। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? अभी आप लोग की कोई क्लास है क्या? कितने बजे से? 30 मतलब 5:30? ओके 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 ओके, ठीक है। ठीक है ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट और लूंगा और मैं क्लोज कर रहा हूं इसको फिर, ठीक है? अब एक और बात देखो बच्चे,
फटाफट जल्दी से देख लो। मान लो एक प्लेन है ये, और इसी के पैरेलल एक प्लेन है ये। ऐसे दो प्लेन है, जस्ट एक दूसरे के पैरेलल है। अब इन दोनों प्लेन के बीच का सेपरेशन क्या होगा? तो आप एक पहले प्लेन में कोई एक पॉइंट लो और उससे दूसरे प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब दोनों पे पहले मान लो ये प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जीरो, ध्यान से सुना। और ये वाला प्लेन है ए, क्योंकि पैरेलल है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डैश इक्वल टू जीरो। अब हमें अगर इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये पीएम लेंथ क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, तो आप क्या करो, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो ओरिजिन एक पॉइंट है कहीं पर, ओरिजिन, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। कहां पर? फर्स्ट प्लेन पर, और उसी परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर दो, तो वही दूसरे पर भी 90 डिग्री पर मीट करेगा। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अलजेब्राइक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पहले प्लेन की अगर मान लो है d1, और ओरिजिन से दूसरे प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है d2। तो इफ डी, ऐसे लिखो, इफ d1 एंड d2 बी अलजेब्राइक, ऐसे लिखते जाएंगे फटाफट जल्दी से, बस खत्म कर रहे हैं इसको। अलजेब्राइक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन्स pi1 ax plus by plus cz plus d0 and pi2 ax plus by plus cz plus d dash 0, then distance between distance between pi1 and pi2 planes is equal to mod of d1 minus d2, है ना? ओरिजिन से पहले का डिस्टेंस माइनस दूसरे का, तो बीच का सेपरेशन आ गया, ये वाला सेपरेशन जो हमें चाहिए, ये वाला पीएम। अब d1 d2 कैसे आता है? दोनों प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या आएगा बेटा? तो इसका नॉर्मल फॉर्म आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे इसका नॉर्मल भी आएगा ए एक्स प्लस बी, दोनों का ए बी सी, दोनों का एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट सेम बना लेना होगा आपको। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू माइनस डी डैश बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां भी वही कर दिया हमने। अब आप ये जो क्वांटिटी है, दिस इज अलजेब्राइक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, तो इसको मैंने मान लिया, मान लो ये d1 है और ये मान लो d2 है, तो आंसर क्या है बोलो? आंसर है मॉड ऑफ d1 माइनस d2 करेंगे तो ऐसा आएगा d माइनस डी डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बिल्कुल लाइन जैसा है जी, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट लाइन में था ना, याद करो। अभी मैं उसका एनालॉजी आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी? c माइनस सी डैश मॉड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस केवल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस का मॉड बाय, वहां पर दो ही प्लेन था, दो ही एक्सेस थे, यहाँ पर तीन एक्सेस है, तो x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो जैसे दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला था, एग्जैक्टली उसी से मिलता जुलता दो पैरेलल प्लेन के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, तो आज के लिए अब इसी कॉन्सेप्ट से आप किसी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर है जिसमें कॉन्सेप्ट होगा प्लेन का, और उसके बाद में प्लेन का चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका रेगुलर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन का। ठीक है, अब वो अगला लेक्चर कब रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, कब किसी भी दिन ले सकते हैं, नेक्स्ट कल वाली क्लास में भी ले सकते हैं, उसके किसी दिन बाद भी ले सकते हैं।
हाँ क्या? हाँ डाउट क्लास कल की देखता हूँ बेटा, मैं कल तो शायद नहीं होगी, परसों लेंगे, ट्यूसडे को। कल डाउट क्लास शायद नहीं हो पाएगी, कल के डाउट क्लास के बजाय परसों उसी टाइम में डाउट क्लास करेंगे। अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ रह गया है, डेफिनेटली थोड़ा सा पैरेलल चलेगा, मतलब अब समझ लो कि इसमें दो सेशंस चाहिए, डाउट सेशन ज्यादा चाहिए, कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक लेक्चर चाहिए, तो हो सकता है कि कल के कॉन्सेप्ट क्लास में इसको खत्म ही करके तब फंक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।